जराइम पर काबू पाने का यूपी हुकूमत का दावा खोखला ही साबित हो रहा है। पिछले 2 दिनों के वाकयात हालात की अक्कासी करने के लिए काफी हैं। यहां हम आपको जराइम की 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर शामली की है, जहां एक लड़की के कत्ल का मामला सामने आया। दूसरी तस्वीर कानपुर की है, जहां कांग्रेस लीडर के कत्ल से सनसनी फैल गई। इस वारदात के बाद कांग्रेस के रियासती सदर अजय कुमार लल्लू ने मुतासरा खानदान से मुलाकात की और भरोसा दिलाया कि कांग्रेस पार्टी हर मुमकिन मदद करेगी। और तीसरी तस्वीर झांसी की है, जहां पुष्पेंद्र यादव का एनकाउंटर हुआ। मुतासरा खानदान कत्ल का इल्जाम लगा रहा है, जिसे लेकर हंगामा बरपा है। खुद समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने मुतासरा के खानदान से मुलाकात करके पुलिस वालों पर कत्ल का इल्जाम लगाया है। वो हर जरूरी काम करेगी जो पीड़ित को न्याय मिल सके। जरूरत पड़ी तो सड़कों पर आंदोलन करना पड़ेगा, तो कांग्रेस पार्टी कहीं पीछे नहीं हटेगी। न्याय की लड़ाई के लिए हम वो हर संघर्ष करेंगे और सड़क से लेकर संघर्ष कर निश्चित इस परिवार के न्याय दिलाने के लिए हर जरूरी इंतजाम उठाने का काम करेंगे। ये हत्या हुई है, हत्या फेक इनकाउंटर है। और मैं बात को फिर दोहराता हूं कि इसकी जांच माननीय हाई कोर्ट के सिटिंग जज की होनी चाहिए, तभी जाकर के दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा। हम उम्मीद करते हैं विपक्ष में जो लोग बैठे हैं उत्तर प्रदेश में, वो एक सकारात्मक राजनीति करें, क्रिमिनल्स का साथ न दें। बहुत सालों के बाद एक ऐसी सत्ता आई है जो क्राइम के खिलाफ है, क्रिमिनल्स के खिलाफ है। क्रिमिनल्स भय से खुद जेल में जा रहे हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। लखनऊ में मूर्ति विसर्जन कर लौट रही कई गाड़ियां हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉलियों में बैठे करीब 40 अफराद जख्मी हो गए। इनमें 6 की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसे की वजह ट्रैक्टर ट्रॉलियों का तेज रफ्तार होना बताया गया है। यह हादसा काकोरी थाना इलाके में पेश आया। खबर मिलने के बाद पहुंची पुलिस टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और हुजूमी तशद्दुद है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला यूपी के बुलंदशहर का है, जहां मामूली झगड़े के बाद इलाके के दबंगों ने एक नौजवान के घर में घुसकर उसकी पीट कर उसका कत्ल कर दिया। मारने वाली भीड़ की शक्ल में आए और शुभम को लाठी डंडों से इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। बताया जाता है कि मकतूल शुभम का 1 रोज पहले ही कुछ लोगों से झगड़ा हुआ था, जो कि काफी तूल पकड़ गया था। दूसरे दिन एक भीड़ शुभम के घर पहुंचकर उसे मार देती है। पुलिस पर इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस ने पहले ही दिन एक्शन क्यों नहीं लिया। शुभम नाम का एक लड़का है जिसे नशेड़ी और झगड़ालू प्रवृत्ति का बताया गया है। इसने कल भी कुछ लोगों को पत्थर वगैरह मारे थे। आज भी इसने पत्थर मारे हैं और मारने के बाद 2 परिवारों में आपस में झगड़ा हुआ है। उसके बाद इसकी डेथ हो गई है। प्रथम दृष्टया ये बातें अभी तक प्रकाश में आई हैं। विस्तृत जांच की जा रही है कि कौन कौन लोग इस तरह की घटना में शामिल थे और इस घटना के पीछे कारण क्या क्या थे। उसकी विस्तृत जांच करके और जांच उपरांत जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ये कि रात को शुभम मेरा भाई जो है छोटा वाला ये घर पे था, घर में से इसे निकाला और निकालने के बाद इसको पीट के मार डाला। अब पुलिस जब की कार्रवाई कुछ ही नहीं, कोई कार्रवाई नहीं कर रही, कोई कार्रवाई का नाम नहीं है। ये लोग पैसे खाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। हमारा जो तंत्र है पूरा इकोसिस्टम वो खराब हो चुका है। मेरा भाई मरा है, कोई फर्क नहीं है। इनका मरेगा तो वही वाली बात, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आलमी यौम दिमाग सेहत के मौके पर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की शोबे नफ्सियात की साइकोलॉजिकल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम एक नुक्कड़ नाटक का एहतमाम किया गया। इस नुक्कड़ नाटक के जरिए शोबे नफ्सियात के तलबा व तालिबात ने खुदकुशी जैसे इक़दाम से मुताल्लिक़ बेदारी पैदा की। तलबा ने बताया कि आज जिस तेजी से दिमागी अमराज से अमवात में इजाफा हो रहा है वो काबिल तशवीश है और ऐसे में कुछ एहतियाती तदाबीर से हम बहुत से लोगों की जानें बचा सकते हैं। गौरतलब है कि अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए इस मरतबा आलमी यौम दिमाग सेहत यानी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे का मौजू खुदकुशी से बचाव की एहतियाती तदाबीर रखा गया था, जिसमें शोबा नफ्सियात के असातिज़ा और तलबा व तालिबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तो यूएन ने मेंटल हेल्थ डे डिक्लेयर किया है। उसमें उन्होंने थीम जो दिया है वो सुसाइड प्रिवेंशन दिया हुआ है।
तो ये नुक्कड़ नाटक के ज़रिए उन्होंने ये दर्शाने की कोशिश की है कि मतलब किस तरह से लोग अगर प्रॉब्लम में होते हैं या डिप्रेशन में होते हैं, तो अगर कोई उनकी मदद के लिए नहीं होता, उनका सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है, तो वो कभी कभी बहुत हार्श कदम उठा लेते हैं, अपनी जान भी ले सकते हैं। तो हमने नुक्कड़ नाटक यहाँ पे अभी भी परफॉर्म किया। इसमें हमारी साइकोलॉजिकल सोसाइटी के बच्चे थे, 14 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और इसके थ्रू हमने यही मैसेज देना चाहा है कि जिस हिसाब से सुसाइड रेट इतना ज़्यादा बढ़ रहा है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम समझ जाएं कि सामने वाला क्या फील कर रहा है। और मेरा रोल ये रहा है कि मैं हूँ मौत। So it was awesome. गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से कल पहली परवाज रवाना होगी। पहली परवाज गाजियाबाद से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के लिए रवाना होगी। 8 मार्च 2019 को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस एयरपोर्ट का इफ्तिताह किया था। हिंडन एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी यूपी पुलिस को दी गई है। एडीजी प्रशांत कुमार ने हिंडन एयरपोर्ट का दौरा किया। हमारे नुमाइंदे शक्ति सिंह ने एडीजी प्रशांत कुमार से खास बातचीत की। गाजियाबाद के लोगों के लिए आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन का गाजियाबाद के लोगों को इंतजार था। गाजियाबाद में कल एयरपोर्ट चालू होने वाला है और सिविल टर्मिनल पे इस समय मौजूद हैं। एडीजी साहब हमारे साथ हैं। सर, आप यहाँ पहुँचे हैं, आपने सिक्योरिटी का जायजा लिया है, क्या जायजा लिया आपने? कल से कमर्शियल फ़्लाइट्स हिंडन एयरपोर्ट से चालू होंगी और शुरुआत में एक ही फ़्लाइट है, लेकिन कालांतर में ये इनकी संख्या बढ़ने की संभावना है। तो जो हमारी सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं उसका जायज़ा लेने के लिए हम लोग आए थे और यहाँ जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन के स्टाफ हैं, ऑफिसर्स हैं, उनसे बात भी हुई है। अभी जो हमारा लोड है उसके हिसाब से स्थानीय पुलिस से हम लोगों ने फोर्स दिया है। आगे आने वाले समय में जब जैसे जैसे यहाँ से उड़ानें बढ़ेंगी, संसाधन बढ़ाने पड़ेंगे और उसके लिए ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाना पड़ेगा। इस पे भी चर्चा की गई है। तात्कालिक रूप से जो कल से फ़्लाइट शुरू हो रही है उसकी सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण और आवश्यक हैं। और जो हमारा ट्रैफिक इत्यादि है इसका भी जायजा हमने अलग से मीटिंग किया था यहाँ के अधिकारियों के साथ, ताकि जो हमारे जितने भी पैसेंजर्स हैं उनको किसी तरह की कोई कठिनाई ना हो। तो शुरुआत में यहाँ से कितनी फ़्लाइटें उड़ान भरेंगी और कितना फोर्स यहाँ पर लगाया गया है? अभी जैसा मैंने बताया कि कल से एक फ़्लाइट होगी, 25 से आने वाले 25 तारीख से शायद 2 फ़्लाइटें हो जाएंगी। तो जैसे जैसे चीज़ें होंगी उस अनुपात में ही हम फोर्स बढ़ाएंगे। सुरक्षा के साथ किसी तरह की कोई कटौती नहीं की जाएगी। फोर्स के मामले में आवश्यक होगा तो हम लोग बाहर से भी कुछ फोर्स मंगाएंगे। तो ये थे हमारे साथ गाजियाबाद के एडीजी जॉन प्रशांत कुमार जी, जिनका कहना है कि सुरक्षा के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि एयरपोर्ट जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, 8 मार्च को इसका उद्घाटन किया था और जिसके बाद कल यानी कि 11 नवंबर को यहाँ से पहली उड़ान भरी जाएगी जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जाएगी। गाजियाबाद से नेटवर्क 18 के लिए शक्ति सिंह। हज 2020 के लिए हज फॉर्म भरने का सिलसिला आज से शुरू हो गया, जो कि 10 नवंबर तक जारी रहने वाला है। इस साल हज फॉर्म भरने के लिए सिर्फ ऑनलाइन सहूलत होगी। ऑनलाइन हज फॉर्म भरने के लिए हज कमेटी की जानिब से कायम ई सहूलियात सेंटर हफ्ता, इतवार और छुट्टी के दिनों के अलावा सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। वाज़ेह है कि इस साल ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद रियासती हज कमेटी के दफ्तर में अपने फॉर्म और मतलूबा कागजात की कॉपी जमा करने की जरूरत नहीं रहेगी। कुरानदाजी के बाद भरे हुए फॉर्म की कॉपी और मतलूबा कागजात हज कमेटी के दफ्तर में जमा करना होगी। क्या आज के इस दौर में किसी की तनख्वाह माहाना 15 रुपए हो सकती है? अगर होती है तो फिर वो शख्स आखिर अपना गुजारा कैसे करता होगा? अगर इस शख्स का आपको दीदार करना है, इससे आपको मिलना है, इसके बारे में जानना है, तो आपको दीदार ताजमहल करना होगा। जी हां, दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल के करीब एक मस्जिद है जिसके इमाम की तनख्वाह माहाना 15 रुपए है। सादिक अली 2006 से ताजमहल की मस्जिद के इमाम हैं और महकमा आसार कदीमा की जानिब से उन्हें सिर्फ 15 रुपए तनख्वाह अदा की जा रही है। और सबसे अहम बात कि ताजमहल से महकमा आसार कदीमा माहाना लाखों रुपए की कमाई करता है।
भाई हमारे वालिद से यहाँ पर ये शादी करी इमाम से पहले तो हम लोग 6 से गए, वो चाहते हैं अब्बा क्योंकि मुझे को मन दे दी, एक साइड दे दूँगा 15 दे दी। उसके बाद हम हुआ यहाँ पर, वो 15 हमें मिलना 15 साल हो गए, 2-4 साल चल रहा है यहाँ पर। अधिकारी नहीं लिखते क्योंकि ये तो बहुत कम। हाँ, हमने कहा है इनसे, लिखे दिया है इनको, कह रहा है करेंगे आपको करेंगे, अभी तक कुछ हुआ नहीं हमारे लिए। कितने कम है? 15 रुपये आज के दौर में देखा जाए तो बहुत कम है, मामूली है। अब वो मामूली कोई भी चाय के पैसे नहीं है, वो तो ये हम बस काम कर रहे हैं यहाँ पर, हमें जो करना हमारे अब्दा ने कहा, हमारे खानदान ने हमारे चला रहा है, कर रहा है हमारे वालिद ने, दादा ने इसलिए कहा, बाप ने तो पड़ेगा। यूपी मदरसा बोर्ड ने रियासत के 500 से भी ज्यादा इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस के साथ एक बार फिर भद्दा मजाक किया। मदरसा बोर्ड ने निसाब से बाहर एनसीईआरटी की सैकड़ों किताबें दीनी मदारिस को सप्लाई कर दी। एनसीईआरटी की ये सभी किताबें आला दर्जा से ताल्लुक रखती हैं और इनमें साइंस, रियाजी, हिंदी और अंग्रेजी की किताबें शामिल हैं। यूपी मदरसा बोर्ड के इम्तिहानात फरवरी 2020 में शुरू होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले मदरसा बोर्ड ने दीनी मदारिस को सख्त मुश्किलात में डाल दिया है। मदरसा बोर्ड ने दीनी मदारिस को सैकड़ों की तादाद में एनसीईआरटी की ऐसी किताबें सप्लाई कर दी हैं जो मदारिस के निसाब में शामिल ही नहीं हैं। नहीं, हम लोगों ने नहीं, बिल्कुल डिमांड नहीं किया, किसी ने डिमांड नहीं किया। हमने तो बल्कि इसकी मुखालफत भी किया था कि एनसीईआरटी किताबें बहरहाल एक एतबार से महंगी भी हैं, एक दूसरे एतबार से हमारे सतह इल्मी से बालातर हैं। लिहाजा ये चीज़ें जो है जब भी नाफिज किया जाए तो पहले से नाफिज, यूपी बोर्ड का मुकाबला अरबी बोर्ड से नहीं किया जा सकता है, लेकिन जहाँ पर भी अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का सतह इल्मी बुलंद हो और वो आज की धारा में जुड़ सके तो उसको नीचे से जोड़ना पड़ेगा। पहले सतह से उसकी किताबें उस एतबार से लिखी जाएँ, मुरतब की जाएँ कि उस एतबार से। आपने एक मेमो थमा दिया कि साहब ये 1,36,000 की किताबें, इसको बहुत संभाल के रखिएगा, लेकिन जब वो हमारे मतलब की नहीं है, हम उसको बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? क्या वो उनके स्टेटस की वो किताबें हैं? ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। और ये सिर्फ मजाक हो रहा है मदारिस के साथ, और इस तरह का मजाक जो है वो नहीं होना चाहिए। एनसीईआरटी की जो किताबें मदारिस को भेजी गई हैं, उस मयार की असरी तालीम अभी मदारिस में शुरू भी नहीं हुई है। मदारिस का कहना है कि अगर हुकूमत इन मज़ामीन को पढ़ाना ही चाहती है तो पहले इसके मुताबिक टीचरों की तकर्रुरी करे। हमारे यहाँ तो टोटली दिनियात है, इन तरह की चीज़ें हैं, और साथ में हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू तो कम है, वो पढ़ाई जाती है। अब फिज़िक्स, कॉमर्स, इस तरह की चीज़ें उन्होंने दी हैं, तो हमारे लिए तो फ़िलहाल अभी कोई मकसद नहीं है। अगर उसको पढ़वाना ही है तो हमको पहले टीचर दें, कम से कम हिसाब का, साइंस का, मैथ का, साइंस का और इंग्लिश का टीचर तो देना ही चाहिए, तभी हम कुछ आगे बढ़ पाएंगे। फिलहाल एनसीईआरटी की किताबें दीनी मदारिस में पहुंचना शुरू हो गई हैं। ये किताबें किस दर्जे में पढ़ाई जाएंगी और इनको कौन पढ़ाएगा, इसका जवाब न तो मदरसा बोर्ड और न ही दीनी मदारिस के पास है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। और अब खास बात बिहार की खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। बिहार पुलिस ने 49 हस्तियों के खिलाफ दर्ज सेडिशन का मामला किया बंद। पुलिस की जांच में इल्जामात साबित हुए बेबुनियाद। शिकायत कुनंदा के खिलाफ होगी कार्रवाई। पटना में आबी जमाव पर ब्लेम गेम शुरू। वजीर शहरी तरक्कियात ने पटना नगर निगम पर फोड़ा ठीकरा, कहा नाले की नहीं हुई सफाई। सेल्फी के चक्कर में जान जोखिम में डाल रहे हैं नौजवान। छपरा में चलती ट्रेन के पास से छलांग लगाते लड़के की तस्वीर हुई वायरल, तो वहीं कटिहार में झूले से गिरी लड़की। मरकजी हज कमेटी ने हाजी इंफॉर्मेशन सेंटर के तहत डिजिटल कॉल सेंटर का किया आगाज। आज़मीन हज को मालूमात फराहम करने के अलावा उनको लाहक परेशानियों का किया जाएगा इजाला।
बिहार की मुजफ्फरपुर पुलिस ने मॉब लिंचिंग के बढ़ते हुए वाकयात में दखल देने के लिए साल की शुरुआत में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखने वाली 49 हस्तियों के खिलाफ दर्ज सेडिशन का मामला बंद करने का हुक्म दे दिया है। पुलिस के मुताबिक अब तक की जांच में ये बात सामने आई कि मुलजिमीन के खिलाफ लगाए गए इल्जामात शरारत से भरे हैं और इनमें कोई ठोस बुनियाद नहीं है। बिहार पुलिस का कहना है कि इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज करवाने वाले मकामी वकील सुधीर कुमार ओझा पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के मुताबिक शिकायत करने वाले के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करवाने के लिए आईपीसी की दफा 182 के तहत केस दर्ज किया जाएगा। नहीं, क्वैश नहीं किया गया है। बेसिकली सीजीएम कोर्ट से पुलिस को धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत एक आवेदन भेजा गया था कांड दर्ज करने के लिए। उस पर कांड दर्ज किया गया, कांड का अनुसंधान किया गया। सीनियर एसपी मुजफ्फरपुर ने जो है उस कांड का सुपरविजन किया। उन्होंने सुपरविजन में उस कांड को असत्य पाया है और इसी का निर्देश उन्होंने जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को दिया है कि उस कांड में अंतिम प्रतिवेदन असत्य समर्पित करेंगे। और कंप्लेनेंट और क्योंकि ये पाया गया कि जो है कि ये मैलिशियसली था, इंटेंशनल था, इसलिए कंप्लेनेंट के विरुद्ध धारा 182, 211 भादवी के अंतर्गत प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट न्यायालय में समर्पित करें। और वहीं दूसरी तरफ 49 हस्तियों के खिलाफ सेडिशन का मामला दर्ज कराने वाले वकील सुधीर कुमार ओझा ने पुलिस पर सही जांच न करने का इल्जाम लगाते हुए सीजेएम कोर्ट में प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल करते हुए इस मामले में अदालती कार्रवाई की अपील की। फिल्मी कलाकारों के खिलाफ मैंने पूर्व में न्यायालय में कंप्लेंट दाखिल किया था, जिसके आदेश व कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज हुई थी। उसमें मुझे पुलिस पर आशंका है कि वह इस केस को असत्य करके न्यायालय में दाखिल कर सकती है। इसलिए मैंने एक प्रोटेस्ट पिटीशन माननीय सीजीएम के न्यायालय में दाखिल किया है और मैंने पुलिस पर सवालिया निशान उठाते हुए कहा है कि अनुसंधान ठीक से नहीं कर रहे हैं, हमारे गवाहों का बयान न ले रहे हैं और जो साक्ष्य मैंने दिया उस साक्ष्य को भी संकलित नहीं किया है। इसलिए जैसे ही न्यायालय में अंतिम प्रपत्र पुलिस के द्वारा दाखिल की जाती है, मेरे प्रोटेस्ट पिटीशन को कंप्लेंट मानते हुए और इस पर न्यायिक जांच की जाए या जिससे से अच्छा माने लगे न्यायालय को उससे जांच कराई जाए। ऐसे मुझे बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं है। मैंने न्यायालय को स्वयं जांच करने, न्यायिक जांच एवं सीबीआई से जांच करने की मांग। नौजवानों पर सोशल मीडिया का जुनून इस कदर हावी हो चुका है कि अब वो अपनी जान की परवाह तक नहीं कर रहे, वीडियो बनाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो छपरा के बलिया रेल खंड पर ब्रह्मपुर पुल के पास का है, जहां कुछ बच्चे तूफानी रफ्तार से आ रही ट्रेन के सामने से पानी में छलांग लगा रहे हैं। इस वीडियो को खुद बच्चों ने ही शूट किया। और वहीं कटिहार में दुर्गा पूजा मेले में सेल्फी लेने के दौरान टावर झूले से एक लड़की गिर गई। हादसे में बाल बाल बच गई, लेकिन लड़की की हालत तशवीशनाक बताई गई है। उसे बेहतर इलाज के लिए बाहर मुंतकिल किया गया है। हज 2020 के लिए आज से ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करने की खबर के साथ ही झारखंड हज कमेटी के दफ्तर में अर्जी गुजारों की आमद शुरू हो गई है। रांची के कुडरू में वाक़ हज हाउस में कायम दफ्तर में दरख्वास्त गुजारों की सहूलत के इंतजाम किए गए हैं। हज डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जितने भी हैं अलग अलग जिला के, उनको इन्फॉर्मेशन चला गया है और ये जो ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है आज से 1 महीना चलेगा, इसका तादाद बढ़ाने के लिए हम लोगों ने एक मीटिंग भी कॉल किया है। जितने भी डिस्ट्रिक्ट हज कोऑर्डिनेटर हैं उनको भी, और हम लोग तादाद बढ़ाने के लिए 3-4 इशू पे काम कर रहे हैं। मैं हज करने के लिए जा रहा हूँ। मुझे पता चला पासपोर्ट मेरा पहले से बना हुआ है। मुझे पता चला कि ऑनलाइन से 10 तारीख से शुरू है, तो मैं हज हाउस आया। यहाँ के लोगों से हम कन्फर्म हुए, इन लोगों ने हमारा बहुत स्वागत किया, बहुत अच्छा बात दिया। आज़मीन हज के लिए अच्छी खबर है। मरकजी हज कमेटी ने हाजी इंफॉर्मेशन सेंटर के तहत डिजिटल कॉल सेंटर की शुरुआत की है। मुंबई के हज हाउस में आज से हाजी इंफॉर्मेशन सेंटर का आगाज हो गया है। इस कॉल सेंटर के जरिए आज़मीन हज हर किस्म की मालूमात हासिल कर सकते हैं, अपनी परेशानियों का इजाला कर सकते हैं। हज कॉल सेंटर आज़मीन हज के लिए 24 घंटे की
सर्विस मुहैया करवाएगा। आज़मीन हज 02222107070 पर बराह रास्त हज कमेटी के कारकुनान से राब्ता कर सकते हैं। साथ ही अपनी शिकायत या जो भी उन्हें परेशानी है उसके मुतालिक पूछ सकते हैं। हमारे साथी मोहिउद्दीन ने हाजी इंफॉर्मेशन डिजिटल कॉल सेंटर का जायजा लिया। आपने किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कॉल सेंटर तो देखा होगा, लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट आ चुका है हज हाउस में। जी हाँ, हाजियों की परेशानियों को दूर करने के लिए मुंबई में हज कमेटी ने जो है वो कॉल सेंटर बनाया है और इस कॉल सेंटर में जो है वो हाजी को होने वाली तमाम के तमाम परेशानियों की इंफॉर्मेशन दी जाएगी और उनकी परेशानियों को हल करने की कोशिश की जाएगी। ये इनिशिएटिव लिया गया है हज कमेटी के जरिए। हज कमेटी ने जो है ये कॉन्सेप्ट पर काम करने का अमल तो गुज़िश्ता साल से शुरू कर दिया था, लेकिन इस साल इस कॉन्सेप्ट को जो है वो अमली जमा पहनाने में हज कमेटी कामयाब हो गई है। सुबह से लेकर रात 8 बजे तक ये कॉल सेंटर के में जो है वो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन और तमाम की तमाम परेशानियों के अजाले के लिए ये 10 अफराद की टीम यहाँ मौजूद है। बाकायदा सॉफ्टवेयर है यहाँ पर, जो सॉफ्टवेयर जो है वो शिकायतों का अजाला करते हैं। जो आज़मीन हज की परेशानियाँ होती हैं उनको जो है वो दूर करने की कोशिश की जाती है और सवालात के जवाब दिए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि मतलब ये नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, हाजी इंफॉर्मेशन सेंटर इसका नाम दिया गया है। 022 जो कि मुंबई का कोड है, उसके बाद 22107070 इस नंबर पे कांटेक्ट करके हिंदुस्तान के आज़मीन को होने वाली किसी भी किस्म का परेशानी के ताल्लुक से यहाँ सवाल किया जा सकता है और इस सवाल का जवाब यहाँ से इनको मिल सकता है। कैमरा पर्सन संतोष दिस्से के साथ मोहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई।